कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। आधी रात का समय है। अचानक एक घर से किसी महिला की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और घर में उसके अलावा कोई नहीं है। उसका पति भूषण, जो गांव का वैद्य है, अभी तक घर नहीं लौटा। कुछ देर बाद भूषण घर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद उसकी पत्नी दम तोड़ देती है। भूषण कांपते हाथों से नवजात को उठाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि वह बच्ची ना पूरी तरह लड़की है और ना लड़का। वह एक किन्नर जन्मी है। भूषण समझ जाता है कि अगर गांव वालों को यह बात पता चली तो उसकी बच्ची कभी चैन से नहीं जी पाएगी। इसीलिए उसी रात वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है, ताकि किसी को शक ना हो। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि बच्ची को भी उसी जलती चिता में फेंक दे और हमेशा के लिए यह राज खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वह उस मासूम चेहरे को देखता है, उसका दिल पिघल जाता है। आखिर वह भी एक बाप है। उसने भी अपनी आने वाली संतान के लिए सपने सजाए थे। वह फैसला करता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन वह अपनी बच्ची को खुद से अलग नहीं करेगा। उसी रात वह उसका नाम खेजड़ी रख देता है। अगली सुबह गांव वाले उसके घर पहुंच जाते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि भूषण ने रात में ही पत्नी का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया, जबकि गांव की परंपरा के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। भूषण झूठ बोलते हुए कहता है कि एक पंडित ने उसे ऐसा करने की सलाह दी थी। फिर वह लोगों को बताता है कि उसके घर पैदा हुई है, लेकिन वो मनहूस है। जिस पर उसकी नजर पड़ जाएगी उसका वंश खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे लोगों से दूर रखना जरूरी है। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन भूषण के इन शब्दों के पीछे कितना दर्द छिपा है, ये कोई नहीं समझ पाता। समय बीतता है। भूषण अपने घर की दीवारें और ऊंची करवा देता है, ताकि खेजड़ी का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ना रहे। अब वही चार दीवारी उसकी पूरी दुनिया बन चुकी है। भूषण उसे बहुत प्यार से लाड़ो कहकर बुलाता है। वो सुबह काम पर जाता और उसे घर में बंद करके चला जाता। रात को अक्सर भूषण डरकर नींद से उठ जाता। उसे सपनों में किन्नरों का झुंड दिखाई देता, जो उसकी बेटी को उससे दूर ले जा रहा होता है। शायद वो हर पल इसी डर में जी रहा था। धीरे धीरे खेजड़ी 7 साल की हो जाती है, लेकिन उसने आज तक इस घर की दीवारों के बाहर की दुनिया नहीं देखी। बाहर से आती लोगों की आवाजें, बच्चों की हंसी और गांव की हलचल उसे हमेशा बेचैन करती रहती। वो सोचती, आखिर बाहर की दुनिया कैसी होगी। गांव की महिलाएं इलाज के लिए अक्सर भूषण के घर आती थी, लेकिन आज तक किसी ने भी खेजड़ी का चेहरा नहीं देखा। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला भूषण से कहती है, आखिर कब तक उस बच्ची को इस तरह छिपा कर रखेगा? उसकी भी तो जिंदगी है। लेकिन भूषण साफ कह देता है कि वह अपनी बेटी को हमेशा अपने पास रखेगा, क्योंकि वह समाज का असली चेहरा जानता है। अगले दिन भूषण खेजड़ी से कहता है कि उसे दूर जंगलों में जड़ी बूटियां लेने जाना होगा। खेजड़ी अपने पिता की चिंता करने लगती है। अब उम्र के साथ भूषण का शरीर कमजोर हो चुका था। पिछली बार जंगल में गिरने से उसे चोट भी लग गई थी। वह कहती है, आप मुझे बता दीजिए जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं, मैं खुद ले आऊंगी। लेकिन भूषण तुरंत मना कर देता है, तो बाहर नहीं जा सकती, बाहर की हवा तुझे बीमार कर देगी। यह सुनकर खेजड़ी फिर उदास हो जाती है। समय तेजी से आगे बढ़ता है। अब खेजड़ी जवान हो चुकी है, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी उसी अंधेरी कोठरी में कैद है। भूषण रोज सुबह दरवाजा बंद करके चला जाता और शाम को लौटकर ही उसे खोलता। खेजड़ी घंटों शीशे के सामने बैठकर खुद को निहारती रहती। अब उसे अपने भीतर बदलाव महसूस होने लगे थे। भावनाएं बदल रही थी, एहसास बदल रहे थे, लेकिन उसने कभी दुनिया देखी ही नहीं थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके भीतर आखिर हो क्या रहा है। एक दिन दीवार में कील ठोकते समय छोटा सा छेद हो जाता है। वह उत्सुकता से उस छेद से बाहर झांकती है। पहली बार उसे गांव दिखाई देता है। बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने कामों में व्यस्त थे, हर तरफ जिंदगी चल रही थी। और उसी पल उसके मन में सवाल उठता है, मैं इन सब की तरह क्यों नहीं जी सकती? रात को जब भूषण घर लौटता है तो खेजड़ी फिर उससे पूछती है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? लेकिन इस बार भी भूषण के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस वही पुरानी बात दोहरा देता है,
तुझे बीमारी लग जाएगी। लेकिन अब खेजड़ी समझ चुकी थी कि ये झूठ है। अगर बाहर बीमारी होती तो बाकी लोग भी बीमार पड़ते। वो टूटते हुए कहती है, शायद मैं इसी अंधेरी कोठरी में घुट घुट कर मर जाऊंगी। उसकी ये बात भूषण के दिल में उतर जाती है। इसके बाद खेजड़ी 2 दिनों तक उससे बात नहीं करती। उसकी खामोशी भूषण को अंदर से तोड़ने लगती है और आखिरकार एक दिन वो जाते वक्त घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। वो कहता है, मैं तुझे पूरी दुनिया तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी दुनिया थोड़ी बड़ी जरूर कर सकता हूं। अब खेजड़ी को आंगन में आने की इजाजत मिल जाती है। हालांकि घर के बाहर जाना अब भी मना था, लेकिन उसके लिए यह छोटी सी आजादी भी किसी सपने से कम नहीं थी। सालों बाद पहली बार धूप उसके चेहरे को छूती है, हवा उसके बालों से टकराती है और वो खुशी से झूम उठती है। तभी उसकी नजर गांव के युवक मंगल पर पड़ती है। उसे देखते ही खेजड़ी के भीतर एक अजीब सा एहसास जागता है, ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी दिन गांव के कुछ लोग मंगल को एक लड़की के साथ गलत हालत में पकड़ लेते हैं। गुस्से में वे उसे बेरहमी से पीटते हैं। मंगल का पिता घायल हालत में उसे उठाकर भूषण के घर ले आता है। भूषण उसका इलाज शुरू कर देता है। वही दीवार के छेद से खेजड़ी यह सब देख रही होती है। मारपीट में मंगल को गंभीर चोटें आई थीं, खासकर उसके गुप्त अंगों पर, और यही से खेजड़ी धीरे धीरे स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर समझने लगती है। लेकिन खुद की पहचान अब भी उसके लिए एक अधूरा सवाल बनी हुई थी। पूरी रात खेजड़ी गहरी सोच में डूबी रहती है। उसके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। आखिर वो कौन है? इस दुनिया में उसकी जगह कहाँ है? अगली सुबह मंगल अब भी भूषण के घर में आराम कर रहा होता है। मंगल का पिता हाथ जोड़कर भूषण से कहता है, किसी भी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दो, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन भूषण उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। वो भारी आवाज में कहता है कि मंगल के गुप्त अंगों पर बहुत गहरी चोट आई है। अब शायद वो ना कभी पिता बन पाएगा और ना ही सामान्य वैवाहिक जीवन जी सकेगा। ये सुनते ही मंगल जैसे अंदर से टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसका पुरुषत्व उससे छिन चुका है। भूषण जब काम पर जाने लगता है तो खेजड़ी से कहता है, बाहर वाले कमरे में मंगल है, तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन जैसे ही भूषण घर से निकलता है, खेजड़ी चुपके से मंगल को देखने चली जाती है। मंगल अकेला बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। खेजड़ी उसे पानी देती है और बिना कुछ बोले वापस चली जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर वो अपने पिता की आयुर्वेद की किताबें निकालती है। धीरे धीरे वो मानव शरीर के बारे में पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में इंसानों को सिर्फ 2 रूपों में बांटा गया है, स्त्री और पुरुष। लेकिन जब वो खुद को उन चित्रों से मिलाती है तो समझ जाती है कि वो दोनों में से कोई भी पूरी तरह नहीं है। उसी पल उसे अपने अधूरेपन का एहसास होता है। उसे बचपन में पिता द्वारा सुनाई गई एक कहानी याद आती है। कहानी एक ऐसे आदमी की थी जिसने अपनी तकदीर बदलने के लिए हथेली पर खुद नई लकीर काट ली थी। खेजड़ी उस कहानी को सच मान बैठती है। वह सोचती है कि शायद वह भी अपने शरीर को बदल सकती है, और इसी गलत फहमी में वह एक खतरनाक कदम उठा लेती है। वह खुद को गंभीर रूप से घायल कर बैठती है। कुछ ही देर में दर्द और खून की वजह से वह बेहोश हो जाती है। शाम को जब भूषण घर लौटता है तो देखता है कि खेजड़ी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। वह बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए तुरंत उसका इलाज शुरू करता है। उस रात भूषण फिर वही डरावने सपने देखता है। उसे हर पल लगता है कि उसकी बेटी उससे दूर होती जा रही है। अगली सुबह जब खेजड़ी को होश आता है तो वह अपने पिता से पूछती है, क्या अगला जन्म सच में होता है? भूषण उसकी आंखों में दर्द देख समझ जाता है कि अब उससे सच छिपाना मुश्किल है। वह कहता है, जब मैं तुझे पिछले जन्म के कर्मों की सजा नहीं मानता तो अगले जन्म जैसी बातों पर भी विश्वास नहीं करता। फिर पहली बार वह खेजड़ी को उसकी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि वह ना कभी मां बन पाएगी और ना ही सामान्य गृहस्थ जीवन जी सकेगी।
लेकिन खेजड़ी इस बात को अपनी कमी मानने से इनकार कर देती है। वह शांत आवाज में कहती है, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती। फिर वह आगे कहती है, दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी तरह अधूरा है। किसी के पास आंखें नहीं, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, फिर मेरी कमी इतनी बड़ी क्यों है। उसकी बातें सुनकर भूषण का सब्र टूट जाता है। वो पहली बार समाज की असली सच्चाई उसके सामने रख देता है। वो कहता है, अगर गांव वालों को तेरी सच्चाई पता चल गई तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये समाज अलग लोगों को इंसान नहीं समझता। भूषण साफ कह देता है कि उसे पूरी जिंदगी दुनिया की नजरों से छिपकर जीना होगा। लेकिन इस बार खेजड़ी चुप नहीं रहती। वो रोते हुए कहती है, मैं इस काल कोठरी में पूरी जिंदगी नहीं काट सकती। मुझे भी रेत पर चलना है, नदी में तैरना है, खुले आसमान के नीचे जीना है। फिर वो टूटती हुई आवाज में कहती है, अगर ऐसी जिंदगी ही मेरी किस्मत है तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। इतना कहकर वो कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। उसकी बातें भूषण के दिल को चीर देती हैं। पूरी रात वो बैठा सोचता रहता है कि आखिर अपनी बेटी के लिए क्या करे। और फिर पहली बार वो समाज के नियमों के खिलाफ जाने का फैसला करता है। अगले दिन वो मंगल के पिता के पास पहुंचता है। मंगल का पिता भी परेशान था। उसे डर था कि अगर लोगों को उसके बेटे की सच्चाई पता चल गई तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। तभी भूषण उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है, अगर मंगल की शादी हो जाए तो ये राज हमेशा के लिए छिप सकता है। मंगल का पिता हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करे। तभी भूषण कहता है कि वो अपनी बेटी खेजड़ी का रिश्ता मंगल से करवाने के लिए तैयार है। मंगल का पिता तुरंत मान जाता है। उसे लगता है कि शायद खेजड़ी मनहूस है, इसलिए भूषण मजबूरी में यह रिश्ता कर रहा है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तय हो जाती है। विदाई के समय खेजड़ी अपने पिता से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन उसकी भारी आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें उसकी आवाज किसी लड़की जैसी नहीं लगती। तब भूषण बात संभालते हुए कहता है, मां को याद करके बहुत रोई है, इसलिए गला बैठ गया है। आखिरकार खेजड़ी की विदाई हो जाती है। लेकिन दुख के बीच आज वह पहली बार सच में खुश थी, क्योंकि आज सालों बाद वह खुले आसमान के नीचे सांस ले रही थी। रास्ते में चलते लोग, खेलते बच्चे, गांव की गलियां, हर चीज उसे किसी सपने जैसी लग रही थी। रात को मंगल कमरे में आता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। आते ही वह लालटेन बुझाने के लिए कहता है। फिर धीमी आवाज में बोलता है, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुझे वो सुख कभी नहीं दे पाऊंगा जिसकी उम्मीद एक पत्नी अपने पति से करती है। यह सुनकर खेजड़ी भी फैसला करती है कि अब उसे अपना सच बता देना चाहिए। और फिर वह मंगल को अपनी असली पहचान बता देती है। सच सुनकर मंगल पूरी तरह सन्न रह जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जिंदगी भर एक दूसरे का राज छिपाकर रखेंगे। इसके बाद मंगल हल्का सा हंस पड़ता है, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं, बल्कि अपनी किस्मत पर थी। दो अधूरे लोग झूठ की नींद पर एक रिश्ते में बंध चुके थे। अगली सुबह खेजड़ी पहली बार गांव की औरतों के साथ पोखर पर पानी भरने जाती है। उसके लिए यह सब बिल्कुल नया था। वो हर चीज को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। महिलाओं की बातें, बच्चों की शरारतें, गांव की हलचल। उसे लग रहा था जैसे वो पहली बार जिंदगी को महसूस कर रही हो। तभी वहां एक महिला दूसरी औरतों से दुख बांटते हुए कहती है, शादी को इतने साल हो गए लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। घर वाले अब मेरे पति की दूसरी शादी करवाने की बात कर रहे हैं। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। घर लौटकर खेजड़ी मंगल से कहती है कि उसे भी अपने पिता की तरह लोगों का इलाज शुरू करना चाहिए। बचपन से उसने भूषण को जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते देखा था। वो कहती है, अगर मैं लोगों की मदद कर पाऊं तो शायद मेरी जिंदगी का भी कोई मतलब बन जाए। मंगल उसकी बात मान जाता है। रात को दोनों जंगल की तरफ निकलते हैं। काफी तलाश के बाद उन्हें वो खास जड़ी बूटी मिल जाती है जो उस महिला की मदद कर सकती थी। वापस लौटते समय खेजड़ी की नजर पास बहती नदी पर पड़ती है। दिन में वहां लोगों की भीड़ रहती थी,
इसलिए वो कभी खुलकर वहां नहीं जा पाती थी। लेकिन आज रात चारों तरफ सन्नाटा था। वो दौड़ते हुए नदी में कूद जाती है। सालों की कैद के बाद आज पहली बार उसे खुद को पूरी तरह आजाद महसूस होता है। वो पानी में हंसते हुए तैरने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल डरा हुआ था। उसे हर पल यही डर सता रहा था कि अगर किसी ने खेजड़ी का सच देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि गांव में उसकी असलियत सिर्फ वही जानता था। अगले दिन सुबह खेजड़ी उस महिला के घर पहुंचती है और उसे जड़ी बूटी दे देती है। पहले तो महिला को उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है, जब बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो ये जड़ी बूटी क्या करेगी। लेकिन खेजड़ी उसे भरोसा दिलाती है। आखिरकार वो महिला दवा ले लेती है। घर लौटकर खेजड़ी मंगल को धन्यवाद देती है कि वो उसे जंगल लेकर गया। इसी दौरान मंगल की प्रेमिका भी वहां आ जाती है। खेजड़ी सोचती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़ देती है। लेकिन मंगल घबरा जाता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका को अब तक उसकी सच्चाई पता नहीं थी। आखिर मजबूर होकर वो उसे सब कुछ सच बता देता है। सच सुनते ही लड़की का व्यवहार बदल जाता है। उसे मंगल से प्यार नहीं था, वो सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए उसके साथ थी। वो गुस्से में मंगल को धक्का देती है और वहां से चली जाती है। यह सब देखकर खेजड़ी बहुत दुखी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाते हैं। मंगल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में खेजड़ी एक सच्चे साथी की तरह उसके साथ खड़ी रहती है। धीरे धीरे खेजड़ी दुनिया को नए नजरिए से समझने लगती है। उसे महसूस होता है कि हर इंसान किसी न किसी कमी के साथ जी रहा है। कोई शरीर के सुख के लिए, कोई औलाद चाहता है, तो कोई दौलत के पीछे भाग रहा है। और शायद इंसान की इच्छाएं इतनी बड़ी हैं कि उन्हें भगवान भी पूरी तरह पूरा नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद वही महिला खीर लेकर खेजड़ी के घर आती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह बताती है कि खेजड़ी की दी हुई जड़ी बूटी असर कर गई और वह मां बनने वाली है। ये सुनकर खेजड़ी और मंगल दोनों खुश हो जाते हैं। महिला भावुक होकर कहती है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। धीरे धीरे गांव में खेजड़ी के इलाज की चर्चा फैलने लगती है। अब लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। किसी को संतान चाहिए थी, किसी को बीमारी का इलाज, तो कोई अपने दर्द का सहारा ढूंढ रहा था। देखते ही देखते उसके घर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगने लगी। मंगल हर काम में उसका साथ देता। उसका पूरा परिवार भी अब खेजड़ी को अपनाने लगा था। ये खबर आखिरकार भूषण तक भी पहुंच जाती है। वह अपनी बेटी को देखने उसके घर आता है। खेजड़ी को खुश देखकर उसकी आंखें भर आती है, लेकिन उसके मन में डर अब भी जिंदा था। वह जानता था कि जिस दिन गांव वालों को खेजड़ी की सच्चाई पता चली, उसी दिन ये प्यार नफरत में बदल जाएगा। फिर भी अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखकर उसे सुकून मिलता है। धीरे धीरे मंगल और खेजड़ी का रिश्ता भी मजबूत होने लगता है। एक दिन मंगल उससे कहता है, मैं तुझे खुशियों के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। लेकिन खेजड़ी मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरे लिए यही खुशियां सबसे बड़ी चीज है। समय बीतता है। गांव के मंदिर में देवी पूजा का आयोजन रखा जाता है। पुरानी परंपरा के अनुसार पूजा से पहले गांव की सभी महिलाएं नदी में स्नान करने जाती है। बाकी महिलाओं की तरह खेजड़ी भी नदी पर पहुंचती है। चारों तरफ महिलाओं की भीड़ थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक महिला की नजर खेजड़ी पर पड़ जाती है और अगले ही पल उसका चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। ये वही महिला थी जिसकी मदद खेजड़ी ने की थी। उसे खेजड़ी का सच पता चल चुका था। कुछ ही मिनटों में वहां अफरा तफरी मच जाती है। महिला चिल्लाकर बाकी लोगों को बुला लेती है। धीरे धीरे गांव के पुरुष और महिलाएं नदी किनारे इकट्ठा होने लगते हैं। अब हर कोई खेजड़ी को घृणा भरी नजरों से देख रहा था। जिस प्यार और सम्मान से लोग कल तक उसके सामने झुकते थे, आज वही लोग उसे गालियां दे रहे थे। खेजड़ी समझ जाती है कि बीमारी उसमें नहीं, बल्कि इस समाज की सोच में है। भीड़ अचानक हिंसक हो जाती है। लोग उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस भीड़ में मंगल भी शामिल था। डर और कायरता ने उसे इंसानियत से अंधा कर दिया था। वह भी बाकी लोगों के साथ खेजड़ी पर हाथ उठाने लगता है। खेजड़ी के लिए यह चोट सबसे ज्यादा दर्दनाक थी।
अपने ही जब बदल जाए तो दर्द और गहरा हो जाता है। तभी किसी ने भागकर भूषण को खबर दी कि गांव वाले खेजड़ी को मार रहे हैं। भूषण बदहवास हालत में नदी की तरफ दौड़ पड़ता है। वो लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जान की भीख मांगता है, लेकिन भीड़ पर जैसे पागलपन सवार था। लोग भूषण को भी मारने लगते हैं। ये वही लोग थे जिनकी सेवा उसने पूरी जिंदगी की थी, जिन्हें उसने अपनी दवाइयों से ठीक किया था, लेकिन आज सब उसके एहसान भूल चुके थे। भूषण की आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा डर सच बन चुका था। खेजड़ी अपने घायल पिता को देखती है और फिर धीमी आवाज में कहती है, इन लोगों से भीख मत मांगिए, ये लोग पहले ही अंदर से मर चुके हैं। भीड़ उसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता है। चारों तरफ लोग खड़े तमाशा देखते रहते हैं। आग की लपटों के बीच खेजड़ी की चीखें गूंजती रहती है और इसी दर्दनाक दृश्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है।